हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट सीबीएसई क्लास 10 सैम्पल पेपर फॉर द सेशन 2025 टू 26. तो इस सैम्पल पेपर को हम लोगों ने रेगुलरली सॉल्व किया है एंड दिस इज द फाइनल पार्ट. अगर आप यहाँ मेरे चैनल पे न्यू हो सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो सैम्पल पेपर है मैंने इंस्टेड ऑफ अ 1 लॉन्ग 3 hour वीडियो आप लोगों के लिए 7 पार्ट्स में इस चैनल पे शेयर कर रखा है. द फर्स्ट वीडियो कवर्ड सेक्शन ए रीडिंग, द सेकंड वीडियो वाज अबाउट सेक्शन बी ग्रामर, देन द थर्ड वीडियो वाज अबाउट सेक्शन बी पार्ट 2 राइटिंग स्किल्स. उसके बाद जो फोर्थ वीडियो था वो लिटरेचर का फर्स्ट पार्ट था. मैंने लिटरेचर क्योंकि बहुत लेंथी था एक वीडियो में नहीं किया, तो जो लिटरेचर का फर्स्ट पार्ट था वो एक्चुअल में हमारी सीरीज का फोर्थ पार्ट था जिसमें हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया प्रोज से. उसके बाद फिफ्थ वीडियो हमारा लिटरेचर का सेकेंड पार्ट था एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री. देन सिक्स वीडियो यानी कि इससे पिछला वाला जो हमारा वीडियो था वो था शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे. एंड फाइनली वी आर एट द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर. आई होप आपने सारे वीडियोस देख रखी हैं एंड आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया. एंड अगर अभी तक आपका लिटरेचर का कोर्स, क्योंकि आई नो अभी सिर्फ हाफ ईयरली टाइम ही आया है, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, अभी चैप्टर्स आपने पढ़े भी नहीं होंगे. तो अगर आपने चैप्टर्स नहीं भी पढ़ रखे मैं तब भी रेकमेंड करूंगी आप ये वीडियोस देखें, क्योंकि रीडिंग राइटिंग और ग्रामर तो वैसे भी अलग ही आना है, ठीक है. तो उसके लिए लिटरेचर का कोई स्पेसिफिक वो देखने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर के क्या स्टोरी थी, वो तो आपको पूरे साल प्रैक्टिस करनी ही करनी है. एंड अगर आपके लिटरेचर के सिर्फ 5 ही चैप्टर्स हुए हैं एंड पूरे कोर्स को हमने इस सैम्पल पेपर में कवर किया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपको वो वीडियोस फिर भी मैं रेकमेंड करूँगी आप देखें, क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए कि किस किस्म के चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस साल, ताकि जब आप आगे पढ़ें तो उन चैप्टर्स पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकें. सेकेंडली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भले आपने कहानियाँ पढ़ रखी हैं या नहीं पढ़ रखी, आपको क्वेश्चन का मतलब कैसे समझना है वो आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे असल में पूछ क्या रहा है. क्योंकि सीबीएसई के क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट नहीं होते हैं, बहुत इजी नहीं होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में क्वेश्चंस के आंसर्स तो इजी होते हैं जो कि यूजुअली बच्चों को आते हैं, बट क्या होता है वो एग्जाम हॉल में घबरा जाते हैं कि हमारी ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है. सो इन वीडियोस को देख के आपको ये समझ में आएगा कि कैसा भी क्वेश्चन हो उसका मीनिंग कैसे डिकोड करें एंड आंसर कैसे फ्रेम करें. सो अगर आप यहाँ न्यू हो सो इस लॉन्ग आंसर वीडियो को आप यहीं छोड़िए, आप पीछे जाइए. अगर आपको रीडिंग राइटिंग और ग्रामर नहीं भी देखना है मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट लिटरेचर का जो सेक्शन देखें वो फर्स्ट पार्ट से देखें कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड आंसर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर्स को ढूंढते हैं, फ्रेम करते हैं, एंड देन शॉर्ट आंसर्स कैसे करते हैं. नाउ कम्स द फाइनल पार्ट जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. एंड अगर आप मेरी सारे वीडियोस देख ही रहे हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैट्स ऑफ कि आप लोग इतना कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं. एंड आई रियली प्रे कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को साल के स्टार्टिंग से ही स्ट्रैटेजाइज कर पाए. थिंक इससे अच्छी कोई बात नहीं कि सीबीएसई ने इतनी जल्दी अपना सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है, क्योंकि इससे ये हेल्प होती है कि जब हमारे पास इतनी जल्दी सैम्पल पेपर आ जाता है हमारी स्टडी स्ट्रैटेजी टाइम टेबल वगैरह बनाने का हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम हो जाता है. सो आपका और टाइम ना लेते हुए लेट्स डाइव इनटू माय लैपटॉप से स्क्रीन. और अब हम देखेंगे कि इन जो इस साल 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हैं जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक ही सॉल्व करना है, वो किस किस्म के क्वेश्चंस हैं एंड उन आंसर्स को कैसे आपको फ्रेम करना है. ऑल्सो प्लीज़ बेयर विद मी माई हस्की वॉइस. सुबह सुबह मेरी आवाज़ बहुत हस्की होती है एंड सिंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट अराउंड 7 in the morning, you will have to bear with me. Okay, so the first question says answer any one of the following two questions in about 100 to 120 words. 100 से 120 वर्ड्स में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को आंसर करना है इन दोनों में से, ए या फिर बी. एंड दोनों ही क्वेश्चंस भले ही उनकी थीम अलग हो लेकिन दोनों ही क्वेश्चंस जो है वो किसी एक चैप्टर से या किसी एक कैरेक्टर स्केच पे या किसी एक थीम पर बेस्ड नहीं है, ठीक है. मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ थीम्स और कैरेक्टर स्केचेस को बहुत अच्छे से समझ में ध्यान में रखिए. क्यों? क्योंकि वो इन आंसर्स के बीच में काम में आती हैं. बट अब सीबीएसई इतना डायरेक्ट नहीं है. अब जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं है बल्कि अलग अलग चैप्टर्स का एक मिक्स थीम्स पर बेस्ड है या अलग अलग पोइट्री को एज अ होल उनकी थीम के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है. तो पहला क्वेश्चन कहता है हाउ डज लिटरेचर लाइक द बेकर फ्रॉम गोवा, कूग एंड tea from Assam contribute to promoting tourism and raising awareness about regional cultures and traditions. तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 डिफरेंट चैप्टर्स से है जो आपकी बुक में 3 अलग अलग रीजन्स ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि द बेकर फ्रॉम गोवा, कूग और टी फ्रॉम आसाम. ये तीनों चैप्टर्स को मिला के
ये क्वेश्चन उन 3 चैप्टर्स की बात कर रहा है और हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है, हाउ डू दीज स्टोरीज मेक पीपल वांट टू विजिट दोज प्लेसेस एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट रीजनल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। से इनका मतलब है कि हाउ डू दीज प्लेसेस, हाउ डू दीज चैप्टर्स हेल्प readers learn about different cultures, lifestyles and traditions of those regions. So in short, you have to explain that how do these 3 chapters encourage travel to Goa, Coorg and Assam and teach us about their culture and heritage. So देखा आपने, ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर की कहानी पढ़ के, थीम पढ़ के, कैरेक्टर स्केच पढ़ के आप चले गए और आप लॉन्ग आंसर कर सकते हो। नो, इट्स अबाउट आपने वाकई उस टेक्स्ट को समझा है या नहीं समझा, एंड उन अलग अलग टेक्स्ट को समराइज करके क्या आप ये सोच सकते हो कि मैंने उन अलग अलग चैप्टर्स से क्या सीखा। So this whole question is about tourism and regional cultures and traditions. So look, have a look at the answer that I've written for you. Literature helps promote tourism by showing the beauty, traditions and lifestyle of different regions. जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, पहली लाइन को स्टेटमेंट क्वेश्चन में से ही फैच करके कोशिश कीजिए आप बना दें, उससे एक अच्छा इंट्रो स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ क्योंकि लॉन्ग है, हमने 2 सेंटेंसेस लिए हैं, बाकी टॉक अबाउट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 3 चैप्टर्स की बात करी है, तीनों चैप्टर्स को अलग अलग सेक्शन में हमने आंसर किया है टू मेक इट मोर नीट। एंड एग्जाम में इफ़ यू हैव इटैलिक्स तो आप यूज कर नहीं सकते, सो इफ यू हैव अ डिफरेंट कलर्ड पेन, लेट मी जूम इट फॉर यू, इफ यू हैव अ डिफरेंट कलर्ड पेन, सो या फिर मे बी यू कैन इवन अंडरलाइन इट, सो इन चैप्टर के नेम्स को अंडरलाइन कीजिए, फाइन, और एंड में एक कंक्लूजन या आउटरो लाइन जरूर दीजिए, एंड दिस विल मेक योर आंसर लुक मोर स्ट्रक्चर्ड इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। तो ये आंसर कह रहा है, लिटरेचर हेल्प्स प्रमोट टूरिज्म बाय शोइंग द ब्यूटी, ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स की ब्यूटी, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल दिखाकर लिटरेचर जो है ना वो टूरिज्म को प्रमोट करता है। सो ओवरऑल आप देखें तो मैंने अपने पास से तो कुछ लिखा नहीं है, ये तो वही है ना जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा था, उसको मैंने एज अ स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट अबाउट द 3 चैप्टर्स that the question is specifically asking us to talk about. Stories like The Baker from Goa, Coorg and Tea from Assam make readers curious to visit these places. कि ये इस किस्म की stories जो होती हैं वो readers को बहुत curious बनाती हैं ऐसी places visit करने के लिए। Just a little story time. When I was in class 6th, एक chapter था हमारे लिटरेचर में अबाउट ये जो मुगल वो होते थे ना, व्हाट डू यू कॉल देम, नवाब्स, यस, एक नवाब की स्टोरी पे इट वाज, द स्टोरी वाज बेस्ड ऑन हाउ अ नवाब वांटेड टू ईट अ वेरी वेरी नाइस डिश एंड ही वाज बोर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट ही हैड ईटन सो फार, एंड शेफ्स बड़ा कंफ्यूज हो गए थे, शाही शेफ्स कि क्या बनाएं, देन दे मेड उड़द गोश्त, सो दैट वाज अ डिश। सो उसको इतने डेलिकेसी के साथ मतलब लिखा गया था, इतनी टेम्पटिंग वे में लिखा गया था कि चैप्टर पढ़ते पढ़ते क्लास में हर बच्चे का मन करने लगा कि आज हम भी घर जाके उड़द गोश्त खाएं। एंड आई रिमेंबर ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स टॉकिंग कि हम भी मम्मी से कहेंगे, हम भी मम्मी से कहेंगे, हम भी खाना है, बिकॉज द वे इट वाज रिटन इट मेड अस फील लाइक कि वाओ इट्स सो अमेजिंग। हमने तो कभी ग्रेवी की इतनी रिचनेस के बारे में सोचा ही नहीं, कभी हमने मीट की इतनी टेंडरनेस के बारे में तो सोचा ही नहीं। वाओ द अरोमा, द दिस एंड दैट, सो मन करने लगा उसे खाने का। सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग हियर कि लिटरेचर कैसे अलग अलग रीजन्स के ब्यूटी, ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल्स को प्रमोट करता है, कैसे टूरिज्म को प्रमोट करता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले द बेकर फ्रॉम गोवा की, कि द बेकर फ्रॉम गोवा टॉक्स अबाउट द ओल्ड गोवन ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग एंड द स्पेशल रोल ऑफ द बेकर इन सोसाइटी। तो जो द बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर है वो बात करता है कि कैसे गोवा का जो ओल्ड ट्रेडिशन है बेकिंग का, और कैसे एक सोसाइटी में बेकर का रोल जो है वो एक स्पेशल रोल है। It also shows the charm of Goa's culture and simple lifestyle, which can attract people to enjoy its heritage and food. और ये चैप्टर ओवरऑल गोवा के कल्चर की चार्म को बड़े अच्छे से दर्शाता है एंड बड़ा सिंपल से लाइफस्टाइल को दिखाता है, जिससे कि लोग वहाँ के फूड और हेरिटेज को एंजॉय करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। See, this is just a sample answer that I've written for you in an easy to read language. But if you want, you feel free to write whatever you want. But it should be according to the context of the chapter. But मुझे लगता है this is an easy answer for you. Next कहते हैं, Coorg describes the natural beauty, brave history and warm culture of the Kugi people.
कूक जो चैप्टर है वो कूगी लोगों की नेचुरल ब्यूटी, ब्रेव हिस्ट्री और वार्म कल्चर को दिखाता है. It highlights their hospitality and love for nature, which can inspire tourists to visit the scenic hills. And ये चैप्टर ये हाईलाइट करता है कि वो लोग कितने हॉस्पिटेबल होते हैं, कितने मेहमान नवाज होते हैं, कितना नेचर से प्यार करते हैं. एंड दिस इज व्हाट इंस्पायर्स टूरिस्ट टू विजिट द सीनिक हिल्स. And lastly, tea from Assam shows Assam as a land of tea gardens and greenery. Lastly, जो ये चैप्टर है टी फ्रॉम आसाम, वो ये हमें दिखाता है कि आसाम कैसे एक टी गार्डन्स का लैंड है एंड कितना ग्रीन है, कितनी ग्रीनरी है, वो हमें दिखाता है. It tells us how important tea is in Assam's culture and history. And ये चैप्टर हमें बताता है कि टी की कितनी इम्पोर्टेंस है असम के कल्चर और हिस्ट्री में, making travelers interested in exploring tea estates and enjoying the peaceful atmosphere. And this is what makes the travelers very more interested in exploring tea estates from Assam and enjoying the peaceful atmosphere there. Okay. तो लास्टली हम एक कंक्लूजन जो देंगे वो ये है कि इन दिस वे दीज स्टोरीज नॉट ओनली सेलिब्रेट रीजनल ट्रेडिशंस. तो ये जो 3 कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ रीजनल ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट नहीं करती हैं, बट दे ऑल्सो एनकरेज पीपल टू ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस दीज प्लेसेस इन रियल लाइफ. और ये कहानियाँ एक्चुअल में लोगों को एनकरेज करती हैं कि इन जगहों को रियल में जाके ट्रैवल करो, वहाँ पे जाके एक्सपीरियंसेस लो. Overall, this was a very nice question, and this is the kind of question that should be asked from a student actually, कि आपको एक्चुअल में जो पढ़ा है उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि इट्स नॉट 2015 कि आपसे सिर्फ वही बात की जाए कि भाई कैरेक्टर स्केच पे बात करो या मेन ये जो सीन हुआ था इस पे बात करो. नाउ इट्स ऑल अबाउट कि कैसे आप अपनी कहानियों को एज अ होल देख रहे हो कि वो कहानी आपको लॉन्ग टर्म में क्या सिखा रही है. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. The poems, The Trees and A Tiger in the Zoo resonate the theme of importance of freedom and the desire to break free from any kind of dominance. Examine. अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 2 पोएम्स आपकी बुक में यानी कि द ट्रीज और अ टाइगर इन द जू, ये जो दोनों आपकी पोएम हैं इन दोनों के बारे में आपको बात करनी है कि हाउ दीज 2 पोएम्स स्ट्रांगली एक्सप्रेस द आइडिया दैट फ्रीडम इज नेसेसरी एंड वैल्यूएबल. And the desire to break free from any kind of dominance का मतलब है कि these poems also show us that there is a high need to escape control, restrictions or captivity. So examine का मतलब है you have to carefully look at how both of these poems show this idea, and you also have to compare or point out any examples if you can. So if you give out examples, obviously you will get better marks, but अगर आपको मान लीजिए examples याद नहीं आ रहे हैं तो आप majorly थीम पर थोड़ी बात कर लीजिए. तो अगर आपको याद रह जाए ये दोनों पोएम्स किसने लिखी हैं तो आप प्लीज पोएट का नाम भी लिख के आया कीजिए, इससे और ज्यादा एग्जामिनर इम्प्रेस होता है. ओके. एंड यहाँ पे मैं बताऊँ आपको अमेंडा पोएम को भी यूज किया जा सकता था, क्योंकि अमेंडा में भी इट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमिनेंस, बट हियर आई थिंक दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट नेचर. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द आंसर. अगेन एक इंट्रो लाइन से लिखा है, एक आउट्रो लाइन दे रखी है और 2 चैप्टर्स जिनकी बात करने को बोला है उन दोनों को 2 अलग अलग सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है. आप अपने आंसर शीट में बुलेट्स ना बना के आप एज अ सब हेडिंग भी कर सकते हो, जैसे इसको अलग पेन से लिखा और नेक्स्ट बुलेट हटाया और कॉमा हटाया और यहाँ मतलब कॉमा लगा के बेसिकली यहाँ से आपने नेक्स्ट एक पैराग्राफ में सब चीज़ों को लिखा. बल्कि इसको अगर आप चाहें तो अलग अलग पॉइंट्स में आप ऐसे भी इस आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं अपनी एग्जाम में आंसर शीट में. दिस इज हाउ यू कैन डू इट. एंड अगेन इस सेक्शन को फिर से अलग पेन से लिखा और बाय लेस्ली नॉरिस लिख दिया, बल्कि ये वाली लाइन है तो ऐसे कर दें, इसके बाद इसको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें. सो योर आंसर लुक्स मोर एंड मोर रीडेबल. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट एज वेल. बस आपका आंसर देखने में साफ होना चाहिए. ओके. सो लेट मी क्विकली गो बैक टू हाउ द आंसर वाज एंड इट्स अप टू यू आपको कैसे करना है. ओके. So let's start reading the answer. Both the poems, The Trees and A Tiger in the Zoo, beautifully express the universal desire for freedom and the wish to escape control,
अगेन जो क्वेश्चन में था वही मैंने लिखा है कि ये जो दोनों कहानियां हैं, द ट्रीज और अ टाइगर इन द ज़ू, ये दोनों ही बड़ी ब्यूटीफुली यूनिवर्सल डिजायर फॉर फ्रीडम को एक्सप्रेस करती हैं कि पूरी दुनिया में हर किसी को फ्रीडम चाहिए एंड द विश टू एस्केप कंट्रोल, एंड नो मैटर इट्स अ मैन और बेसिकली नो मैटर इट्स अ ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल, सबको जो है वो एस्केप करना होता है डोमिनेंस, सबको कंट्रोल एस्केप करने का मन करता है। आंसर में पहले बात करते हैं द ट्रीज की। सो इन द ट्रीज एड्रियन रिच यूजेस ट्रीज एज अ सिंबल फॉर ऑप्रेस्ड पीपल, पर्टिकुलरली विमेन। द ट्रीज चैप्टर में एड्रियन रिच जो है वो ऑप्रेस्ड पीपल के लिए ट्रीज को एज अ सिंबल यूज करके बात करती है, स्पेशली शी इज टॉकिंग अबाउट विमेन। The trees are trapped indoors but desperately want to return to their natural forest home. वो ट्रीज जो हैं वो अंदर बंद से के रह गए हैं बट दे डेस्परेटली वांट टू गो बैक टू देयर नेचुरल होम, एंड वो क्या है, फॉरेस्ट, कि उनको भले ही वो घर के अंदर ट्रैप हो चुके हैं बट उनकी वो हारे नहीं, दे वांट टू गो आउटसाइड इनटू देयर ओरिजिनल होम। They represent anyone who feels restricted by society's rules and wants to break free from these limitations. और ये ट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं हर उस बंदे को जो कि सोसाइटी के रूल्स से रेस्ट्रिक्टेड फील करता है एंड इन लिमिटेशन से, इन रोका टोकियों से बाहर आना चाहता है। The tree's struggle to move outside shows how difficult it can be to escape from controlling situations. और जो ट्रीज का बाहर आ जाने का जो स्ट्रगल है, वहां से बाहर निकलने का जो स्ट्रगल है, वो ये दिखाता है, वो ये दर्शाता है कि कंट्रोलिंग सिचुएशंस में से भाग पाना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। तो कर ली हमने इस सेक्शन में द ट्रीज की बात। अब बारी आती है अ टाइगर इन द जू की। सिमिलरली अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस शोज अ मैग्निफिसेंट टाइगर ट्रैप्ड इन अ केज। तो जो टाइगर इन द जू चैप्टर है जिसको लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, वो बात करता है कैसे एक मैजेस्टिक्स, एक बड़े से टाइगर को एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दिया गया है। इफ यू वांट, मैं आपको बता दूं, टाइगर इन द जू को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे आप लोगों के लिए शेयर कर चुकी हूँ, एंड अभी ये चैप्टर एंड कई एक लिटरेचर के चैप्टर्स हैं जो कि रह गए हैं। अभी आपके लिए आई थिंक ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने चैप्टर्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े, वो तो आप एंड तक पढ़ के पक्के कर लोगे, बट हियर व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टू सी हाउ टू fetch the meanings of the question and how to frame those answers। बाकी अंदर की ये जो डिटेल्स हैं वो तो आप चैप्टर को जब पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको याद रह जाएंगी। ओके, सो बाय लुकिंग एट दी सैम्पल पेपर्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देख सको कि आंसर्स को बोर्ड एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे शेप करते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं। बिकॉज 3 आवर्स का पेपर है, आप अच्छे से 2-3 बार सैम्पल पेपर को देखोगे, 1-2 बार घर में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तब आपका वो जो आपका पेपर रह जाता होगा ना, वो दिक्कत तब निकल के खत्म होके आएगी कि आपको पेपर सॉल्व करना आ जाएगा लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। खैर आगे बोल रहे हैं ही इज रेस्टलेस बिकॉज ही कैन नॉट लिव फ्रीली इन द जंगल वेयर ही ट्रूली बिलोंग्स। वो इतना रेस्टलेस इसलिए है क्योंकि वो फ्रीली जंगल में नहीं रह सकता जहां वो उसकी असल जगह है। द केज symbolizes human control while the tiger's silence and anger shows his inner struggle for freedom। और इस पोएम में जो केज है ना वो ह्यूमन कंट्रोल को सिंबलाइज करता है, और टाइगर की जो खामोशी और उसके अंदर का जो एंगर बिल्डअप हो रहा है वो उसके अंदर का फ्रीडम पाने के लिए जो स्ट्रगल है उसको दर्शाता है। सो आउटरो लाइन में हम क्या बोलेंगे, बोथ पोएम्स हाईलाइट दैट वेदर इट इज नेचर और लिविंग बीइंग्स, ट्रू पीस एंड हैप्पीनेस कम ओनली विद फ्रीडम एंड नॉट अंडर डोमिनेंस। कि असल जो सुकून है, असल खुशियां जो हैं वो आज़ादी के साथ आती हैं, ना कि डोमिनेंस में। ठीक है, समझ आया? इसमें से आपको कोई एक आंसर अटेम्प्ट करना था। ऑब्वियसली यही क्वेश्चन तो आपके पास नहीं आएंगे, बट आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा व्हाट काइंड ऑफ चैप्टर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ थीम्स आर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट अदर काइंड ऑफ थीम्स कैन यू फेच फ्रॉम ऑल द अदर लेसन्स प्रोवाइडेड। कि ऐसा तो नहीं है बाकी के जो पोएम्स हैं या बाकी की जो चैप्टर्स हैं उनमें से किसी और किस्म की एक ओवरऑल थीम निकल के आ रही हो, क्या पता ऐसा थीम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। So you have to have a look at all the chapters and their themes after finishing your course. Now comes question number 11। इसमें से भी हमें एक ही करना है फिलहाल, we'll do both। How does the author use the narrative technique of misdirection in The Midnight Visitor to enhance in the suspense and the story's unexpected ending? सो पहली बात मिसडायरेक्शन की कर लेते हैं। मिसडायरेक्शन का मतलब होता है कि रीडर को किसी और तरफ लेके जाना, कि वो किसी समथिंग रॉन्ग या समथिंग मिसलीडिंग को बिलीव कर सके। इट्स लाइक अ ट्रिक। सो इस क्वेश्चन में
you must explain how the author has used misdirection in the story. And कौन सी स्टोरी? द मिडनाइट विजिटर। तो मिडनाइट विजिटर में ऑथर ने नैरेटिव टेक्निक, मिसडायरेक्शन की नैरेटिव टेक्निक को कैसे यूज किया है टू एनहांस द सस्पेंस एंड द स्टोरीज अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। एंड द स्टोरीज अनएक्सपेक्टेड एंडिंग का मतलब है कि हाउ डज इट ऑल्सो हेल्प क्रिएट द सरप्राइज ट्विस्ट एट द एंड। सो हैव अ लुक एट द आंसर। ये चीज़ मुझे मेरी टीचर ने बताई थी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग टू यू कि वैसे तो शॉर्ट में भी यू कैन डू इट अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट लॉन्ग में तो किया ही कीजिए, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ किया कीजिए, उससे आपका आंसर ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। एंड अगेन इंट्रो एंड आउट्रो तो आपको देना ही है। So the answer says in The Midnight Visitor, author Robert Arthur cleverly uses misdirection to fool both readers and characters. अब वही वाली बात है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट मैंने यहाँ से पिक कर लिया, लेकिन मैं पढ़ के गई हूँ तो मुझे याद रहेगा कि और ऑथर का क्या नाम था, इससे मेरा एग्जामिनर इम्प्रेस यहीं से हो जाएगा। तो नीचे एक आध पॉइंट अगर मैं मिस भी करूंगी तो वो सोचेगा कि चलो ठीक है फाइन, बच्चा बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ के आया, ऑथर तक को जानता है, एक आध पॉइंट मिस हो गया तो चलो गुंजाइश है। सो इन द मिडनाइट विजिटर, इस चैप्टर में जो ऑथर है रॉबर्ट आर्थर, उन्होंने बड़े क्लेवरली मिसडायरेक्शन को यूज करते हुए रीडर्स और कैरेक्टर्स को बेवकूफ बनाया है। तो अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि फ्रॉम द बिगिनिंग वी एक्सपेक्ट ऑजिबल टू बी अ टिपिकल सीक्रेट एजेंट, टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड हीरोइक। बिगिनिंग से हमने एक्सपेक्ट किया कि ऑजिबल एक टिपिकल सीक्रेट एजेंट है, लंबा है, स्ट्रॉन्ग है, हीरोइक है, लेकिन वो कैसा अपीयर करता है एंड में? वो बड़ा फैट निकलता है, बड़ा ऑर्डिनरी सा निकलता है, विच मिसलीड्स अस अबाउट हिज कैपेबिलिटीज। एंड ओवरऑल हम तो उसकी कैपेबिलिटीज का कुछ और ही इमेजिनेशन किए बैठे थे, बट वो निकलता कैसा है? फैट एंड ऑर्डिनरी। सेकेंडली, द बिगेस्ट मिसडायरेक्शन इन्वॉल्व्स द बालकनी। सबसे बड़ी जो मिसडायरेक्शन इन्वॉल्व है इस चैप्टर में वो है बालकनी। Ozubel tells Max and also the reader that there is a balcony outside his window. Ozubel Max को और हम सबको ये बताता है कि उसकी विंडो के बाहर एक बालकनी है। He speaks so confidently about it that it feels real, और वो इतना confidently उसके बारे में बात करता है कि लगने लगता है हाँ भाई रियल ही होगी। This makes us believe the balcony will play an important role in the story, और ये इससे हमें लगता है कि हाँ बालकनी का अपना जिक्र है और इतना कॉन्फिडेंटली जिक्र है, तो भाई बालकनी का आगे चल के कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा स्टोरी में। When the police are about to arrive, Max decides to escape through the balcony. लेकिन जब पुलिस आने वाली होती है, पुलिस के साथ इज नहीं लगाते हैं, आर लगाते हैं। When the police are about to arrive, Max decide करता है कि चलो अब balcony के through escape कर लिया जाए। But in truth, there is no balcony at all. Max falls to his death. लेकिन सच्चाई क्या है कि कोई balcony होती ही नहीं है। And Max क्या होता है? Max falls to his death. This clever twist surprises both Max and the readers. And ये जो clever twist है वो Max को और readers को बहुत surprise करता है, and it shows Ozubel's quick thinking and smartness. और ये हमें दिखाता है कि Ozubel कितना quick think करता है और कितना smart था। तो कंक्लूजन में हम बोलेंगे दिस मिसडायरेक्शन क्रिएट सस्पेंस बिकॉज रीडर्स ऑल्सो बिलीव द बालकनी एग्जिस्ट। ये मिसडायरेक्शन काफी सस्पेंस क्रिएट करता है क्योंकि रीडर्स को भी बिलीव हो जाता है कि हाँ बालकनी होगी। By using misdirection, the author keeps the readers engaged till the end and makes the ending shocking but very satisfying. लेकिन misdirection का यूज करके ऑथर जो है रीडर्स को एंड तक एंगेज रखता है और एंड में पता चलता है कि भाई बालकनी थी नहीं तो बड़ी शॉकिंग एंडिंग होती है, बट इट वाज आल्सो वेरी satisfying. Lastly, have a look at the second question. Comment critically on the role of the surgery in The Triumph of Surgery. The Triumph of Surgery chapter में सर्जरी का क्या रोल है, इस पे आपको क्रिटिकली कमेंट करना है। सो कमेंट क्रिटिकली का क्या मतलब है? कमेंट क्रिटिकली का मतलब है दैट यू हैव टू गिव योर ओपिनियन इन अ वेरी थॉटफुल वे एंड नॉट जस्ट डिस्क्राइब, ओके? एंड यू हैव टू ओनली टॉक अबाउट द सर्जरी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो दिस इज योर आंसर। आपको देखने में लॉन्ग जरूर लगेगा, बट दिस इज हाउ यू कैन मेक इट मोर रीडेबल एंड ईजी। अगर आप अलग अलग पॉइंट्स में आंसर्स को लिखते हो ना, तो वो एग्जाम में रिविजन के लिए भी, याद करने के लिए भी आपके लिए ईजी होता है। अगर इसी को मैं गिच पिच बना के 4 पैराग्राफ बना दूं, ऐसा लगेगा पूरा ऐसे है, बट अभी आपके लिए रीड करना, मैं रीड करूंगी ना तो आपको लगेगा बहुत ईजी है। एंड जब कॉमेंट क्रिटिकली करना है तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, और इंट्रो और कंक्लूजन तो हमारे पास देखिए होना ही है, ओके? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। The surgeon in The Triumph of Surgery plays a wise and practical role in Tricky's recovery. सर्जन जो है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में वो एक बहुत ही वाइज और बहुत समझदार, बहुत प्रैक्टिकल रोल निभाते हैं
ट्रिकी की रिकवरी में। ही स्टेज काम व्हेन मिस पम्फ्रे पैनिक्स अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, एंड वो बड़े काम रहते हैं जब मिस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी की कंडीशन के बारे में बहुत पैनिक कर जाते हैं। Instead of performing expensive surgery, he uses simple common sense, proper diet and exercise. So instead of performing expensive surgery, वो कोई expensive surgery नहीं करते हैं, बल्कि he uses common sense. वो common sense का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि proper diet और proper exercise का इस्तेमाल करते हुए situation को calmly handle करते हैं। तो positive aspects क्या हैं सर्जरी के रोल के बारे में, कि जो सर्जन है ही करेक्टली आइडेंटिफाइज द ट्रिकी इज सिंपली ओवरफेड नॉट सीरियसली इल। सबसे पहले तो वो क्विकली करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ट्रिकी को इतनी कोई सीरियस बीमारी नहीं है, वो सिर्फ ओवरफेड, उसको बहुत ज्यादा खाना खिलाया गया है। एंड दिस शोज प्रैक्टिकल विजडम बाय गिविंग दिस डॉग सिंपल फूड एंड एक्सरसाइज। एंड ये हमें ये भी दिखाता है, आप यहाँ इट भी बना सकते हैं, फ्रेज वाला आंसर में भी योर टीचर्स आर नॉट हैप्पी विद। सो next you have to write कि it shows practical wisdom by giving the dog simple food and exercise। dog को simple खाना और exercise करवा के बड़ा practical wisdom हमें दिखाया जाता है, बड़ा practical सा और बड़ा समझदारी का solution दिखाया जाता है। And it demonstrates honesty by not taking advantage of Mrs. Pumphrey's wealth. Mrs. Pumphrey wealthy थी, but still the surgeon was very honest and he does not take advantage of her money। And lastly, he uses a psychological trick by letting Mrs. Pumphrey worry. She understands her own mistake on her own. वो एक psychological trick का भी use करते हैं कि वो Mrs. Pumphrey को थोड़ा परेशान होने देते हैं, उनकी mistake वो खुद realize कर पाती हैं इस पूरे scenario से। So ये सारे positive aspects थे। अब critical point क्या था? The surgeon could have been more direct in educating Mrs. Pumphrey about proper pet care from the beginning। जो सर्जन थे वो मिसेस पम्फ्री को शुरुआत से ही प्रॉपर पेट केयर के बारे में सिखा सकते थे, है ना। हिज जेंटल अप्रोच वाइल काइंड इनेबल्स हर स्पॉइलिंग बिहेवियर, यानी कि जो सर्जन है वो मिसेस पम्फ्रे से बहुत जेंटल अप्रोच करते हैं, बहुत काइंड उनके साथ बिहेव करते हैं, पोलाइटली उनके साथ बिहेव करते हैं। ही डजंट स्कोल्ड हर और डायरेक्टली क्रिटिसाइज हर वे ऑफ ट्रीटिंग ट्रिकी, बट इनेबल्स हर स्पॉइलिंग बिहेवियर का मतलब है बट बिकॉज ही इज टू जेंटल। तो मिसेस पम्फ्रे इज नेवर स्ट्रांगली करेक्टेड एंड शी कंटिन्यूज टू ओवरफीड एंड पैम्पर ट्रिकी विदाउट ट्रूली रियलाइजिंग हाउ हार्मफुल इट इज। सो ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर वो प्रॉपरली शुरू से एजुकेट कर देते उनको तो इतना वो ओवरफीड नहीं करती, पम्फ्रे मिसेस पम्फ्री जो है वो ट्रिकी को ओवरफीड नहीं करती, एंड वो स्टार्टिंग से ही जो है अच्छे से मतलब वो सिखा सकते थे उनको प्रॉपर पेट केयर के बारे में। सो ओवरऑल द सर्जन रिप्रेजेंट्स रेशनल थिंकिंग अगेंस्ट इमोशनल पैम्परिंग। सो ओवरऑल जो ये सर्जन है वो रेशनल थिंकिंग को यानी कि लॉजिक को ज़्यादा और डिसिप्लिन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं अगेंस्ट इमोशनल पैम्परिंग, अगेंस्ट ब्लाइंड लव एंड स्पॉइलिंग, ठीक है। हिज ट्रायम्फ शोज दैट ट्रू लव मीन्स डिसिप्लिन नॉट स्पॉइलिंग, एंड उनकी जो विक्ट्री है, उनका जो ट्रायम्फ है वो एक्चुअल में ये दिखाता है कि असल प्यार जो है पेट्स के लिए वो बैलेंस और डिसिप्लिन क्रिएट करके होता है, बट बल्कि नॉट बाय स्पॉइलिंग देम और गिविंग देम एवरीथिंग दे वांट। एंड एज अ मदर आइड से दिस इज ट्रू फॉर everything। Even if you are a parent, I think the true victory lies in maintaining true love, lies in maintaining balance and discipline, and not just spoiling your kids with everything that they need। So he simply proves that simple solutions work better than complicated treatments, saving tricky through care and not through surgery। And इससे क्या होता है in the end, tricky gets well not because of surgery or medicine but because of simple care, which is the real triumph। Okay, जस्ट इन केस आपको वो आंसर बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो जबकि वो है नहीं, एंड आई रेकमेंड आप ऊपर वाला ही आंसर लिख के आए। हियर्स अ शॉर्ट आंसर दैट आई हैव रिटन फॉर यू। एटलीस्ट अटेम्प्ट तो आपको करके आना ही होता है, आंसर कभी छोड़ के मत आया कीजिए। अगर आप लॉन्ग है शॉर्ट में करके आ जाइए, कुछ तो मार्क्स आपको मिलेंगे ना। सो डू नॉट लीव योर आंसर्स। सो सेकंड जो वर्जन मैंने लिखा है इसको मैं आपके लिए क्विकली रीड आउट कर देती हूँ कि इन द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी द सर्जरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रिकीज रिकवरी। एट मिसेस पम्फ्रेज हाउस ट्रिकी वॉज गिवन टू मच फूड एंड पैम्परिंग विच मेड हिम सिक एंड वीक। मिसेस पम्फ्री के घर पे ट्रिकी को बहुत ज़्यादा ही खाना और पैम्परिंग दे दिया गया था जिससे कि वो सिक और वीक हो गया था। एट द सर्जरी हाउएवर ही वॉज गिवन अ सिंपल डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड द चांस टू प्ले विद अदर डॉग्स। लेकिन सर्जरी में
उसको प्रॉपर एक सिंपल डाइट दी गई, रेगुलर एक्सरसाइज दी गई एंड अ चांस टू प्ले विद अदर डॉग्स। सर्जरी का मतलब इस चैप्टर में कोई प्रॉपर मेडिकल सर्जरी या ऑपरेशन नहीं है, बल्कि जो सर्जरी है ना वो उस वेट क्लिनिक का नाम है, डॉक्टर्स की जो वर्क प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है उस जगह का नाम है। सो दिस हेल्दी एंड डिसिप्लिन एनवायरनमेंट हेल्प हिम बिकम एक्टिव एंड फिट अगेन। और ये वाली जो हेल्दी और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट उसको मिला, उससे वो फिर से एक्टिव और फिट हो गया। So the surgery is not just a place for medical treatment, it also shows how proper care, balance and discipline are necessary for a pet's well-being. तो बेसिकली जो चैप्टर था वो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं है, ये जगह सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी, बट इट ऑल्सो शोज अस कि प्रॉपर केयर, बैलेंस और डिसिप्लिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पेट की वेलबींग के लिए। सो थ्रू दिस द ऑथर शोज दैट रियल लव फॉर पेट्स means caring for their health, not spoiling them with over indulgence। और इसी के थ्रू हमें ऑथर ये दिखा रहा है कि असल जो जानवरों के लिए प्यार है उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ओवर स्पॉइल कर दो, ओवर हर चीज़ जो उनको चाहिए ओवर पैम्पर कर दो या ओवर ईटिंग करवा दो। उनका प्यार आपको अगर रियल में प्यार दिखाना है तो उसका मतलब है कि आप उनकी हेल्थ का ख्याल रखो, उनकी डाइट को प्रॉपर रखो। और ज़्यादा डाइट खाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी का ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। प्रॉपर डाइट खिलाना, न्यूट्रिशियस डाइट खिलाना, रेलिवेंट जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी डाइट खिलाना एंड प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज कराना इज इम्पॉर्टेंट। So this is another answer that you can write, but again I will recommend you to write this one जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था। इसी के साथ आई होप ये आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025 टू 26 क्लास 10 का फाइनल पार्ट, लिटरेचर सेक्शन। अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी से एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपके पास होगा एक क्लियर रोड मैप, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और एक टॉपर का माइंडसेट। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूंगी कि इंग्लिश में मार्क्स नॉलेज से नहीं आते हैं, मार्क्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन और स्ट्रैटेजी से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड इस वीडियो को प्लीज अपने पास सेव जरूर कर लेना। एग्जाम टाइम से पहले जरूर दोबारा देख लेना, बल्कि 2-3 बार देख लेना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में अच्छे से फिट करके जाना। अगर आपको कंप्लीट सीरीज हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करें एंड इफ पॉसिबल एंगेज कीजिए मेरे वीडियो के साथ, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए ऐसा कॉन्टेंट और लेके आने का, और यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी पता चलता रहे कि आई एम टीचिंग यू नाइसली। आई होप यू विल पास योर एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।